नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदिक स्कॉलर वैद्य में। तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है केश, नख, दंत, जिसे एनसीआईएसएम ने फर्स्ट ईयर में इस बार ऐड किया है। तो हमारे जो केश, नख, दंत है इनका एक अच्छा खासा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है। इनमें क्या-क्या डिजीज़ होती है सब हम देखेंगे। क्योंकि जैसे अगर हम देखें कि जब जनरल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है तो जनरल एग्ज़ामिनेशन में से नाखून देखे जाते हैं, क्लबिंग उनमें है, येलो हो रखे हैं, ये सब देखा जाता है। सारा जनरल एग्जामिनेशन के अंडर में आता है। तो यहाँ पे इनका एक अच्छा खासा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केश, नख, दंत शरीर का अगर बेसिक परिचय देखें, बेसिक इंट्रोडक्शन देखें यहाँ पे, तो हमारे पास में क्या होगा। यहाँ पे जो श्लोक यहाँ पे श्लोक में जो बताया है शार्ङ्गधर ने, कफ पित्तम मलम खेशु प्रस्वेदो नख रोम च नेत्र वित्त चक्षु च स्नेह धातु नाम कर्मशो मलः। यानी कि हमारे पास में जो सात सात धातु हमने जो पहले देखी थी, जो सप्त धातु हमारे शरीर में होती है, उनकी उपधातुएं भी होती है, साथ ही उनके मल भी होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम श्लोक के हिसाब से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है प्रस्वेदो नख रोम च, यानी कि हमारे पास में जो नख और रोम है, ये हमारे पास में किसके अस्थि धातु के मल होते हैं। नख और रोम, रोम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, केश हो गया। तो नख और रोम यानी नख और केश हमारे पास में अस्थि धातु के मल के रूप में यहाँ पे बताए गए हैं। इसी प्रकार से जो दंत है वो अस्थि की उपधातु के रूप में बताए गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास में शुक्र धातु को छोड़कर जो बाकी धातु है उनकी कुछ ना कुछ उपधातु बताई गई है। तो इसी प्रकार से कुछ मल भी बताए गए हैं। तो केश और नख किसके मल हो गए, अस्थि धातु के मल हो गए। इसी प्रकार से दंत है वो अस्थि अस्थि धातु की एक उपधातु हो गई। अब हम बात करें यहाँ पे इसके पंचभौतिक स्वरूप की। तो पंचभौतिक स्वरूप हमें पता है कि जितनी भी धातुएं हैं या जितने भी यहाँ पे सृष्टि में जो भी पदार्थ बने हुए हैं वो सभी पंचभौतिक है। तो इसी प्रकार से जो हमारे दंत, केश, नख ये भी पंचभौतिक होते हैं। तो अगर दंत की बात, लेकिन यहाँ पे पंचभौतिक होने के बाद भी हमें पता है कि हर एक तत्व में, हर एक पदार्थ में यहाँ पे किसी न किसी महाभूत की प्रधानता होती है। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो हमारे दंत हैं, दंत में पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। इसी प्रकार से जो हमारा केश है, हमारे केश में जल महाभूत की प्रधानता होती है। अब यहाँ पे हम बात करें गर्भोत्पत्ति भाव, जो कि हमने गर्भ साइड में पढ़ा है। तो गर्भोत्पत्ति भाव में जो पित्रज भाव होते हैं, इसी प्रकार से मात्रज भाव भी होते हैं। लेकिन जो केश, नख और दंत है ये पित्रज भाव होते हैं, पितृ से आते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होगा, गर्भोत्पादक भाव के रूप में केश, नख, दंत किसके पित्रज भाव हो गए। अब इसके बाद में हम देखेंगे, एक एक पढ़ेंगे हम। दंत पहले पढ़ेंगे, फिर केश, फिर नख, केश, ऐसे पढ़ेंगे हम। इनकी प्राकृत रूप क्या होता है, इनका विकृति का स्वरूप क्या है, क्या इनसे व्याधियां उत्पन्न होती है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आयुर्वेद में दंत को क्या अस्थि माना गया है, क्योंकि वहाँ पे जब हम अस्थि पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है दशनास्तु रोचकानी, यानी कि जो रोचक अस्थि है वो दश यहाँ पे दंत रूप में होती है। तो ये दंत को अस्थि माना गया है यहाँ पे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो दंतोत्पत्ति काल होता है। दंतोत्पत्ति काल क्या होता है, 4 से 8 माह का दंतोत्पत्ति काल बताया गया है। यानी कि जब शिशु बड़ा होता है, जब वो 4 से 8 माह के मध्य होता है या फिर 8 माह से आगे हुई, तो यहाँ पे दंतोत्पत्ति है काल बताया गया है एक जनरल। अगर यहाँ पे हम बात करें अष्टांग संग्रह से, तो अष्टांग संग्रहकार जो हमारे हैं उन्होंने क्या बताया कि जो दीर्घायु बालक होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र लंबी होती है, जो अधिक समय तक जीवित रहने वाले होते हैं, उन दीर्घायु बालकों में जो वो छोटे होते हैं, तो 8 माह या उसके बाद उनमें दांतों की उत्पत्ति होती है। वहीं पे जो अन्य बालक के जो दीर्घायु नहीं है या जो नॉर्मल है, उनमें 4 से 8 माह के बीच में दंत की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो दीर्घायु बालक होंगे, जो लंबी आयु तक जीवित रहने वाले हैं, ये बताया गया है आचार्यों के द्वारा कि 8 माह या उसके बाद उनमें दंतोत्पत्ति होती है। इसके बाद में अगर हम देखें कि जो बालक के दांत गिरने का समय होता है, वो होता है जितने माह में दांत निकलते हैं उतने ही वर्षों में टूटकर गिर जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 6 माह में दांत निकला, तो जब शिशु या जो जब यहाँ पे बालक 6 वर्ष का हो जाएगा, जब बालक 6 वर्ष का हो जाएगा तब उसके वो दांत गिरेंगे। इसी प्रकार से अगर 8 माह में दांत निकले तो जब वो 8 वर्ष का हो जाएगा तब उसके वो दांत गिरेंगे। ये हमारे पास में बेसिक हो गया। अब इसके बाद में हम देखें कि जो यहाँ पे स्वस्थ शरीर होता है, उस स्वस्थ शरीर में दांतों की किस प्रकार के लक्षण बताए गए हैं आचार्यों द्वारा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें दांत,
जो दांत होते हैं एक स्वस्थ शरीर में वो परिमाण में बड़े होते हैं, जो भी आकार उनका बताया गया है आचार्यों के अनुसार उनके अनुसार होते हैं वो। दूसरा, ये पतले होते हैं यानी कि बहुत चौड़े नहीं होने चाहिए। तीसरा, स्निग्ध होते हैं यानी कि चिकने होने चाहिए, उनमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगला, घन होने चाहिए यानी कि दो दांतों के मध्य में रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। साथ ही ये शुक्लवर्णी होने चाहिए यानी कि श्वेत होने चाहिए, शुक्लवर्णी यानी कि श्वेत होने चाहिए, सफ़ेद होने चाहिए। साथ ही ये मजबूत होने चाहिए, जो इनकी केविटी होती है उसमें अच्छे से फिक्स होने चाहिए। इस प्रकार से एक स्वस्थ शरीर में जो दांतों के लक्षण होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद देखिए कि दंत विषयक अरिष्ट। अरिष्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो मृत्यु होती है यानी कि इसके बाद मृत्यु हो जाएगी अगर ये इस तरीके के इसमें लक्षण रहे तो इसके बाद मृत्यु होगी। यहाँ पे दंत विषयक अरिष्ट बताया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई रोगी है, उसके दांत मल से लिप्त हो, अधिक श्वेत हो गए यानी कि जितने एक तरीके से श्वेत शुक्लवर्ण होना चाहिए, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा श्वेत हो रहे हैं या फिर उनमें मल बहुत ज़्यादा लिप्त है या उन पर शर्करा जमा हो रखी है, तो ये सारे मिलके जिस व्यक्ति में दिखाई देंगे, जिस रोगी व्यक्ति में दिखाई देंगे तो व्यक्ति गतायु होगा। गतायु होगा का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, शीघ्र मृत्यु को प्राप्त करने वाला होगा, और ये अंतिम समय में दांतों के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद में हम देखें अगला, जो दंत रोग है, तो दंत रोग में हमारे पास में सबसे पहला क्या आ जाता है, दालन। दालन का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, असमय दांतों का हिलना, यानी कि हमारे दांत नॉर्मली केविटी में फिक्स है, अब जब दूध के दांत टूट गए उसके बाद में भी जब एक उम्र के बाद दांत हिलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर जब यहाँ पे कोई यंग यंग है, कोई एडल्ट है, उनमें अगर दांत हिल रहे हैं तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दालन। जैसे कि 20 21 22 की उम्र में अगर दांत हिल रहे हैं तो वो तो एक तरीके से दालन हो गया, यहाँ पे असमय दांतों का हिलना हो गया, तो उसको क्या कहेंगे हम, दालन। इसके बाद सेकंड हमारे पास में आ गया कृमि दंत। कृमि दंत यानी कि दांतों में कृमि का बनना, कृमि यानी कि कीड़े लगना। ये हमारे पास में एक जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि दांतों में कीड़े लग गए, तो क्या हो गया यहाँ पे, कृमि दंत रोग हो गया। इसके बाद में हमारे पास में अगला है दंत हर्ष। दंत हर्ष यानी कि बहुत ठंडा या गर्म खाने पे दांतों में असहजता, यानी कि जो सेंसिटिविटी जैसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे हमारे पास में दंत हर्ष हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में अगला आता है भंजक। भंजक यानी कि दांतों का टूट जाना। हम यहाँ पे दांतों का टूट जाना, जैसे कई बार होता है कि हमारे दांत जो असमय ही टूटते हैं, ये हमारे पास में भंजनक हो गया। इसके बाद में हमारे पास में अगला आता है दंत शर्करा, यानी कि दंत के ऊपर बालू के कणनुमा संरचनाएं जम जाती है, ये हमारे पास में क्या होती है, दंत शर्करा। इसी तरीके से एक होता है कपालिका, यानी कि जो दांतों की मजबूत बाहरी परत होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, उसका नष्ट हो जाना हमारे पास में कपालिका कहलाता है। इसी के साथ हमारे पास में एक आता है श्याव दंत, जिससे वहाँ पे शुक्ल वर्ण था, यहाँ पे श्याव दंत। श्याव दंत का अर्थ क्या हुआ, दांतों के वर्ण का काला या फिर नीला हो जाना, ये हमारे पास में श्याव दंत में आता है। तो ये तो हो गया हमारे पास में दांत की बात। अब इसमें एक चीज़ और आती है हनुमोक्ष, यानी कि अर्धित फेशियल पैरालिसिस, मुख का टेढ़ा हो जाना, ये हमारे पास में हनुमोक्ष के अंडर में आता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें नख। तो नख जो बताए गए हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के नख कैसे होने चाहिए वो यहाँ पे आचार्यों द्वारा बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि स्थिर होने चाहिए नख, यहाँ पे स्थिर होने चाहिए, यानी कि नख हिल ना रहे हों। कई बार होता है कि हमारे उंगली में चोट लग जाती है, उससे नख हिलते हैं, वो अलग है, वो एक रोग में आ जाता है। लेकिन जनरली ही अगर नाखून हिल रहा है तो वो यहाँ पे स्थिर नहीं है। इसके बाद में वृत्त होने चाहिए, गोल गोल होने चाहिए। साथ ही ताम्र यानी कि रक्तवर्ण के होने चाहिए, और कुर्माकार यानी कि जो कछुए की पीठ होती है उस आकार के थोड़ा सा उनमें उभार होना चाहिए। ये हमारे पास में स्वस्थ शरीर में जो लक्षण होने चाहिए वो बताए गए हैं। इसके बाद में अगला हम देखें, जैसे हमने वहाँ पे दंत विषयक अरिष्ट देखा था, इसी प्रकार से यहाँ पे नख विषयक अरिष्ट होता है, यानी कि अरिष्ट यानी कि मृत्यु को प्राप्त होगा ये आगे। तो यहाँ पे है, यदि रोगी का नख मांस रक्त से शून्य प्रतीत हो, यानी कि वहाँ पे मांस ना बचा हो, रक्त ना बचा हो। इसके बाद में पके हुए जामुन के समान वर्ण वाले, यानी कि नीला वर्ण होता है, ये यहाँ पे उस प्रकार के अगर नख दिखाई देते हैं तो दंत विषय वो यहाँ पे नख विषयक अरिष्ट में आएगा, जो कि यहाँ पे शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होगा आगे। ये व्यक्ति यहाँ पे गतायु होगा। इसके बाद में अगला हम देखें नख संबंधित रोग। अब नख संबंधित रोग में हमारे पास में क्या आ जाएगा, कुनक या कुलीन। ये क्या होता है, देखो अगर हम श्लोक देखें, अभिघातात प्रदुष्टो यो नखो रुक्षो असीत खर। अब यहाँ पे यानी कि अभिघात यानी कि नख पर किसी भी प्रकार का अभिघात हो गया, चोट लग गई, तो क्या होगा, दोष प्रकोपित होंगे। प्रदुष्टो यो नखो, दोष प्रकोपित होंगे।
अब दोष प्रकोपित होंगे तो उससे क्या होगा यहाँ पे, रुक्षो असीत खर, यानी कि जो नाखून है, नाखून रुक्ष हो जाएंगे, साथ ही असीत यानी कि काले हो जाएंगे और खर हो जाएंगे। इसके बाद में लिखा है भवेतम कुनख विद्यात कुलीनम इति संज्ञितम, यानी कि ऐसे नखों को कुनख की संज्ञा दी गई है जिन्हें हम कुलीन भी यहाँ पे कहते हैं। ये हमारे पास में क्या हो गया, कुनख या कुलीन, जो कि नख रोग है। इसके बाद में अगला हमारे पास में चिप, इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पे, नख मांसा अधिष्ठाय पित्तम वातश्च वेदनाम, यानी कि पित्त व वात नख के मांस में अधिष्ठित होकर जब वेदना उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है करोति दाह पाकम च व्याधि चिप्पम अधिशेत, जो जिससे क्या होता है कि दाह उत्पन्न होता है, साथ ही उनमें पाक होता है, जिससे चिप्प व्याधि उत्पन्न होती है। यानी कि जो हमारे नख है उनमें जब पित्त और वात अधिष्ठित हो जाएंगे, जब वहाँ पे पित्त और वात बढ़ जाएंगे, तो वात क्या करता है यहाँ पे, वेदना उत्पन्न करता है, साथ ही पित्त क्या करता है, दाह उत्पन्न करता है, जिससे कि यहाँ पे पाक होगा और ये चिप्प व्याधि यहाँ पे उत्पन्न होगी। ये हमारे पास में किसकी बात हो गई, नख की बात हो गई। अगला हम देखें केश, तो केश हमारे पास में देखिए जैसा कि लिखा है, एक एक जा मृद वो अल्पा स्निग्धा शुद्ध मूला कृष्ण केश प्रशस्यन्ते, यानी कि अगर एक हमारे पास में कोई स्वस्थ शरीर है, जो हमारे पास में किसी व्यक्ति का स्वस्थ शरीर है, तो स्वस्थ शरीर में किस प्रकार के लक्षण होने चाहिए केश में, वो यहाँ पे बताया गया है। तो स्वस्थ शरीर के लिए बताया गया है एक एक जा, एक एक जा का अर्थ है कि एक हेयर फॉलिकल से एक ही बाल उत्पन्न हो, ये यहाँ पे बताया गया है। एक हेयर फॉलिकल से अगर दो बाल तीन बाल उत्पन्न होंगे तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। इसी के साथ में मृदु अल्पो, यानी कि मृदु होने चाहिए, अल्प होने चाहिए, ज़्यादा घने भी ना हो। इसी के साथ स्निग्धा सुबद्ध मूला, यानी कि स्निग्ध होना चाहिए। कृष्ण केशा, यानी कि काले केश होने चाहिए, ऐसा व्यक्ति एक स्वस्थ शरीर यानी कि स्वस्थ व्यक्ति होता है। ये हमारे पास में स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हो गए। इसके बाद में अगला हम, जैसे हमने दंत विषयक अरिष्ट देखे, नख विषयक अरिष्ट देखे, ऐसे ही केश विषयक अरिष्ट जो होता है उसमें आता है यदि रोई के बाल को खींचने पर हल्का सा उनको खींचा और वो उखड़ जाए और उनमें वेदना भी ना हो। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है कि उनमें वेदना भी ना हो, ऐसे जो यहाँ पे व्यक्ति के लक्षण होंगे वो केश विषयक अरिष्ट के लक्षण होंगे, तो वो व्यक्ति यहाँ पे गतायु होगा, ये हमने देखा है। और सबसे सही बात यहाँ पे, इनकी सबसे अलग बात यहाँ पे यही याद रखनी है कि बालों को खींचने पर हल्का सा वो उखड़ जाए और उनमें वेदना भी ना हो, क्योंकि कोई भी हमारे बाल नॉर्मली खींचता है तो हमें वेदना उत्पन्न होती है, लेकिन जब केश विषयक अरिष्ट होगा तो यहाँ पे वेदना उत्पन्न नहीं होगी बालों को खींचने पर भी। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे केशगत रोग देखें, तो इनमें हमारे पास में आता है एक तो खालित्य। खालित्य क्या होता है, असमय बालों का गिरना, यानी कि समय से एक समय होता है, एक एज आती है जिसके बाद बाल गिरने लगते हैं, वो ठीक है, लेकिन समय से पहले ही बाल गिर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, खालित्य। इसी तरह से होता है पालित्य या पालित, यानी कि कृष्ण वर्ण से अन्य श्वेत वर्ण का हो जाना, और ये भी असमय, क्योंकि देखिए एक एज के बाद ना चीज़ें होती है, लेकिन जब चीज़ें असमय होती है उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि पालित्य क्या होगा, कृष्ण वर्ण से अलग यानी कि श्वेत वर्ण के बाल हो जाते हैं यहाँ पे, असमय पकते हैं बाल। इसके बाद अगला बताया गया है केशगत रोग में दारुणक, यानी कि सिर की त्वचा जहाँ से बाल उत्पन्न हुए हैं उसमें व्याधि उत्पन्न होना, यानी कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है, यानी कि जो स्किन है वहाँ की, उसमें व्याधि उत्पन्न होगी तो हमारे पास में दारुणक में आ जाएगा। इसी के साथ हमारे पास में अगला होता है अरुषिका। अरुषिका हम किसे कहते हैं कि जो सिर जहाँ की त्वचा है बालों की, बाल जहाँ से हेयर फॉलिकल्स निकल रहे हैं वहाँ पे छोटी छोटी पुंसियाँ उत्पन्न होना,